नमस्कार। ग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वीर शुक्ला है। हम आप सबको लिए लेके आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है उसका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। उसमें कहा गया है साफ साफ नोटिफिकेशन में कि SCERT आधारित जो SCERT जो बिहार में SCERT लगता है, जो बुक्स लगती है उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ना पड़ेगा क्या क्लास 3rd से लेकर क्लास 8th तक का जो भी बुक्स लगता है किसमें, बिहार में SCERT में सब बुक्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने क्या कराया था, हमने क्लास 6th की क्या करा दी थी। क्लास 6th के लिए आपकी जो बुक थी किसकी, ज्योग्राफी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। हमने पूरे बुक्स का क्या कर दिया था, पूरा निचोड़, ठीक है, करवा दिया था। हम लेके आए हैं क्लास 7th का क्या, विज्ञान, जो बुक्स लगती है बिहार में, ठीक है, विज्ञान यही बुक्स लगती है बिहार में, ठीक है। ये बुक्स लेके आए हैं, इसका पूरा निचोड़ क्लास 7th का लेके आए हुए हैं। ऐसे ही क्लासेस आपकी मिलती रहेगी क्या, जितने भी बिहार SCERT की जो भी बुक्स है सबका पूरा निचोड़ एक क्लास में, एक सब्जेक्ट खत्म, ठीक है। यही हमारा उद्देश्य है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए है, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आने वाली क्लासेस, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्लीट, ठीक है। और ये PDF, ठीक है, ये अध्याय वाइज लेके आए हैं क्या, अध्याय वाइज, ठीक है। एक अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, जो भी क्लास 7th का जो साइंस लगता है, ठीक है, विज्ञान लगता है, ठीक है, क्लास 7th का है ये। तो जो विज्ञान लगता है वहाँ पे उसका पूरा निचोड़ अगर आप लोग बुक्स लेकर पढ़ते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, लेकिन हम जो नोट्स लेके आए हैं उसमें टाइम नहीं लगेगा। उसमें क्या है, मेन चीज़ें हैं जो बिहार SCERT में दिया हुआ है। अब ये अगर सुनिए, ये नोट्स अगर आपको लेना है तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, क्या इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है। ये किसका नंबर बाबू, ये टाइपिस्ट के पास रहता है, जो टाइप करते हैं ये, इनके पास ये नंबर है। आपको क्या करेंगे, ये कॉल नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कॉल सर मत करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है। और केवल व्हाट्सएप पे ही अगर समय मिलता है तो रिप्लाई दे देंगे, आपको PDF दे देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग उन्हीं के हाथों में रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइपिंग करते हैं और बहुत मेहनत का काम है। अर्निंग का सोर्सेज इनका यहीं से है। अगर आपको चाहिए, जैसे सपोज दैट क्लास 6 का आपको ज्योग्राफी चाहिए, क्लास 7th का ज्योग्राफी और क्लास 8th का ज्योग्राफी चाहिए, ठीक है, 6, 7, 8 का ज्योग्राफी आपको भूगोल चाहिए, तो आपसे क्या करेंगे, ये 30 रुपये पेमेंट लेंगे, ठीक है, 30 रुपये लेंगे मात्र, बस इतना, ठीक है। एक PDF का क्या 10 रुपये लेंगे, इन्होंने बोला है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ हमें नहीं है लगता है कि इस एग्ज़ाम के लिए, जो बिहार पुलिस में अगर कांस्टेबल के लिए, मात्र हमें लगता है 150 रुपये में जितना भी SCERT है क्लास 8 तक का 150 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। क्लास 6, 7, 8 की हिस्ट्री, क्लास 6, 7, 8 की साइंस, क्लास 6, 7 की SST, क्लास 6, 7, 8 की क्या साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी, SST, हिस्ट्री और EVS भी सबको आपको मिल जाएगा। और बिहार स्पेशल के लिए वो भी मिल जाएगा, ठीक है, जो भी लगेगा। अब देखिए अध्याय 1 पे आते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए ना, इस नंबर पे मैसेज करना है आपको। 10 रुपये के हिसाब से एक PDF, जैसे ये PDF लेना है तो 10 रुपये आपको पेड करने पड़ेंगे, ये टाइपिस्ट ने बोला है, ठीक है, क्योंकि अर्निंग का सोर्स वहीं से है, ठीक है। तो अब ना बात करते हुए आते हैं क्या, सीधा क्लासेस की तरफ। लेसन 1 का क्या है, जल और जंगल, ठीक है, ये साइंस का है, याद रखना आप, क्या बाबू, साइंस की क्लासेस ये है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए क्या है, विश्व में 1/3 लोगों को जल की कमी का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। एक चीज़ जानिए कि हमारे जल पर, हमारे पृथ्वी पर, ठीक है, 71% क्या है, जल है, ठीक है, और क्या है 29% क्या है, भूमि है। अब देखिए भूमि क्या है, जैसे हम लोग जिस स्थान पे हैं वहाँ पे क्या है, भूमि बहुत कम है, लेकिन इतना जल होने के बावजूद क्यों पानी की कमी, जल की कमी का क्या सामना करना पड़ रहा है। अब बताइए, क्योंकि जो हमारे इस पृथ्वी पर जो जल है, बर्फ है, ठीक है, लगभग 97% क्या है, 97% के आसपास कहाँ पे, ये बर्फ की चादरों में क्या है, ढका हुआ है, ठीक है। तो क्या है 3% बचा। अब 3% में क्या 0.67% जो जल है वो पीने योग्य है, कितना 0.67
ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में आपके क्या आ जाए 0.68%। तो शुद्ध जल जो है वो 0.67 या 0.68 पीने योग्य है, ठीक है। 97% जो जल है, ठीक है, ये हमारे महासागरों में है, इसका कोई उपयोग नहीं है, खारा जल है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, इतना समझ गए। हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जल के बारे में अच्छे से क्लासेस होंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज जो भी दिया हुआ है, देखिए जल की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं, ठीक है। तीनों का नाम क्या है बाबू, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ठोस क्या, बर्फ या हिम के रूप में ध्रुव पर है, ठीक है। ठोस के रूप में, जैसे हमने बोला ना कि हिम के रूप में ध्रुवों पर, देखिए जैसे हमने पढ़ाया था, आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये हो गया क्या, हमारा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यहाँ पे आपका ये उत्तरी ध्रुव हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बर्फ और यहाँ पे बर्फ, ठीक है। तो क्या है, बर्फ हिम के रूप में, मतलब हिम के रूप में ये यहाँ है, ठीक है। वायु में जलवाष्प के रूप में, जैसे हमारे आसपास जो वायु है तो उसमें क्या, जलवाष्प के रूप में, द्रव के रूप में ये क्या है, जल है, ठीक है। नदी, तालाब, महासागर, झील में गैस के रूप में भी है, ठीक है, जल, ये चीज जानना। अब देखिए जल चक्र द्वारा क्या, जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, ठीक है। अब जल चक्र कैसे होता है, जैसे सपोज दैट बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, बारिश हुई। अब बारिश हुई, बारिश होने के बावजूद फिर क्या हुआ, ये भाप बनकर क्या हुआ, फिर से कहाँ आ गया, आसमान में आ गया, फिर आसमान में फिर क्या हुआ, फिर से बारिश हुई। तो ये जो प्रक्रिया है टोटल, ये क्या है, ये जल चक्र कहलाता है, क्या, जल चक्र, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसमें आ जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बाबू, तो आप क्या बोलेंगे, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब प्रश्न क्या है, देखिए बिहार, क्या, बिहार में अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक बाढ़ कहाँ आती है बाबू, उत्तरी बिहार में। हमने आपको पढ़ाया था कि ये हमारा बिहार ऐसे चतुष्कोणीय रूप में है, ठीक है। तो उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा आता है, किस, क्या, उत्तरी बिहार। तो ये यहाँ पे क्या, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाढ़ आता है उत्तरी बिहार में। जो नेपाल से सटा हुआ जिला है ये उत्तरी बिहार हमारा, ठीक है। तो उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा क्या, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक बाढ़ आता है, ये चीज़ जानना, ठीक है। हमने बताया था, क्या बताया था बाबू, कि आपके ये जो, जैसे आपका क्या हो गया, ये बिहार है, तो बिहार की आकृति क्या है बाबू, चतुष्कोणीय है, ठीक है। तो बिहार का जो ये जिला है ये नेपाल से सटता है, ठीक है। बिहार के, अगर प्रश्न आ जाए कि बिहार के उत्तर में क्या है, तो नेपाल है, तो बिहार का कितना जिला नेपाल से साझा करता है, तो कितना जिला बाबू, मात्र 7 जिला साझा करता है, ठीक है। बिहार के क्या बाबू, बिहार के दक्षिण में कौन सा क्या है, कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य है, दक्षिण में झारखंड है, क्या है, झारखंड है। ये कितना जिला बिहार से साझा करता है बाबू, बिहार से कितना, 8 जिला। और ये इधर क्या है, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में क्या है बाबू, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कितना जिला बिहार से साझा करता है, ठीक है। बिहार का कितना जिला उत्तर प्रदेश से साझा करता है, हमने बताया था क्या, कि नेपाल से 7 जिला साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश से भी 7 जिला साझा करता है। अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 8 दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे 7 है। तो बिहार के जो क्या पूरब में है, पूरब में क्या है बाबू, पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से कितना जिला साझा करता है बिहार, मात्र 3 जिला, ठीक है। ये चीज़ जानना, हमने वैसे करवाया हुआ है, ठीक है। आप लोग नोट्स लेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब लोग क्लास भी ले लीजिए, मन करे तो नोट्स बना लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है लेने के लिए, ठीक है। फिलहाल टाइपिस्ट बाबू ने बोला तो हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, अब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध क्यों है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, बाघ संरक्षण के लिए आरक्षित होना, मतलब बाघों की संख्या जब कम होने लगी तो बाघ संरक्षण के लिए ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछता कि बरेला अभ्यारण्य कहाँ है, तो बरेला अभ्यारण्य कहाँ है बाबू, वैशाली में है। अगर पूछा जाए कि भीम बाध अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये मुंगेर में है। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, ये गया में है, ठीक है। और पूछा जाए कैमूर अभ्यारण्य, ये कहाँ है बाबू, रोहतास जिले में है, ठीक है। ये सब बिहार का जिला है, वैशाली, मुंगेर, गया और क्या, रोहतास, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। खाद्य श्रृंखला होती क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना। खाद्य श्रृंखला, जो जीव पौधे का भोजन के रूप में खाते हैं, पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं,
उन्हें अन्य जीवों द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है और यह क्रम चलता रहता है, जिसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे जैसे क्या है, पौधे सूर्य से क्या मिलता है, पौधों को क्या मिलता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन पौधे बनाते हैं। तो जब पौधे बना लेते हैं तो इनको कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, पौधों को खाते हैं। अब कीड़े मकोड़ों को क्या खाता है बाबू, मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है बाबू, मेढक को कौन खाता है, सांप खा लेता है। सांप को कौन खाता है बाबू, सांप को कौन खाता है, चील खाता है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है यही खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, ये मतलब क्या है, जो जीव पौधों को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीवों द्वारा क्या भोजन के रूप में क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ये क्रम चलता रहता है, जिसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू। मरे हुए जीव, जो जीव मर जाते हैं वो अपघटित होकर क्या होते हैं, जो मिट्टी में मिलते हैं, थोड़ा सा मतलब सड़ते वगैरह हैं, तो सड़ने के बाद क्या ह्यूमस में परिवर्तित होते हैं। तो जो ह्यूमस में परिवर्तित होते हैं वो पौधों के पोषण में क्या होते हैं बाबू, सहायक होते हैं। ठीक है, अपघटन रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, अब देखिए प्रकृति में गैसों का संतुलन कैसे है। जैसे देखिए प्रकृति में गैसों का संतुलन कैसे है बाबू। अब देखिए हमारे इस वायुमंडल में, ठीक है, पौधा हो गया। ठीक है, पौधे से क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। जब पौधे से ऑक्सीजन निकलता है तो कोई जंतु होता है, जैसे मनुष्य। ठीक है, मनुष्य उसे ग्रहण करता है। तो मनुष्य ग्रहण करता है तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, पौधा लेता है। फिर पौधा लेता है, फिर क्या करता है, ये ऑक्सीजन छोड़ता है। और ऑक्सीजन को कौन लेता है, जंतु लेते हैं, या मतलब मनुष्य लेते हैं। तो ये जो क्रिया है ये प्रकृति में गैसों का संतुलन यही कहलाता है। समझ गए, समझ गए हैं, बिल्कुल भाई समझ गए होंगे। अब देखिए वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है वनों में। ठीक, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है, और वन क्या है, भूमि अपरदन को रोकते हैं। अब कैसे, भूमि अपरदन का क्या मतलब है, हमने बोला था कि अपरदन वो होता है कि जब बारिश वगैरह हो रही हो या फिर बाढ़ वगैरह आ गया हो तो उससे क्या होता है, भूमि की मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती हैं या मिट्टी उजड़ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, यही अपरदन कहलाता है। अब देखिए जब वन रहेगा, ठीक है, वो पेड़ों को, ये मिट्टी को क्या करता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, वहाँ की जो जड़ें होती हैं, इसलिए भूमि अपरदन को क्या करता है, रोकता है वन। ठीक है, ये चीज़ जानना। अध्याय 2 आते हैं। ठीक है, ये क्या चल रहा है बाबू, हमने बताया था साइंस आपका चल रहा है, याद रखिएगा। साइंस कौन सी क्लास, कौन सी क्लास, क्लास 7th की जो बुक है वही चल रही है। ये नोट्स लेने के लिए हमने बताया था कि आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा। ये टाइपिस्ट बाबू के पास है। ठीक है, ये आप लोगों को क्या करेंगे, ये आप लोगों को नोट्स देंगे। ठीक है, जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पूरा नोट्स जितना भी बिहार स्पेशल, जितना भी SCRT है क्लास 8 तक, ये प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए और मानसिक विकास के लिए, जिससे मानसिक चिंतन हो सके। ठीक है, अब मानव में पाचन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है बाबू, आहार नाल प्लस पाचन ग्रंथ के द्वारा। ठीक है, 2 आहार नाल। अब आहार नाल देखिए, पाचन ग्रंथियां नलिका द्वारा आहार नाल से जुड़ी होती हैं। जैसे कैसे, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये देखिए हमारा क्या है, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा आहार नाल का सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए ये नलिका है हमारा। ठीक है, आहार नाल क्या होता है, मुख गुहा से आंत तक, ये क्या है, ये हमारा मुख गुहा है। ठीक है, यहाँ से जो हम भोजन का स्राव करते हैं इसके द्वारा यहाँ तक जो भी प्रक्रिया होती है ये क्या होता है, ये हमारा आहार नाल होता है। ठीक है, अब देखिए मुख गुहा क्या होता है, मुख गुहा होता है जो हमारा दांत होता है, मतलब ये अवस्था, दांत, जीभ और जो हमारा लार होता है, इसके द्वारा जो भी होता है, क्रिया होता है, ये हमारा मुख गुहा होता है। जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं जो जबड़े तक ही रहता है, सीमित रहता है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो पहले मुख गुहा में जाता है, यहाँ पे जाता है जो दांत, जीभ और लार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद पहुँचता है कहाँ, ग्रसिका ग्रास नली में पहुँचता है। ठीक है,
इस नली में पहुंचता है, ग्रास नली में पहुंचता है, यही हमारी ग्रास नली है, ठीक है। अब ये ग्रास नली क्या होती है, भोजन को कहाँ तक, अमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। ये हमारा अमाशय है, ठीक है, यहाँ तक क्या ले जाने का कार्य करती है। और इस जगह पे क्या होता है, अमाशय में क्या होता है, जठर रस का क्या होता है बाबू, स्राव होता है। तो इसी अमाशय में क्या होता है, जठर रस बनता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आ गया तो छोटी आंत, क्या छोटी आंत, छोटी आंत में आता है। एक चीज जानिए, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो सबसे ज्यादा पाचन, प्रश्न एक और बन सकता है कि सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है। तो सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, आंत में होता है। कौन सी आंत में, छोटी आंत में। देखिए एक चीज जानिएगा, क्या बाबू, कि देखिए छोटी आंत की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है और बड़ी आंत की लंबाई सबसे कम है। छोटी आंत की जो लंबाई है आपकी 6 मीटर है, कितना, 6 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बड़ी आंत की लंबाई, तो बाबू कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है। अपचित भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है, किसमें, बड़ी आंत में, ठीक है। फिर क्या होता है, भोजन हमारा मल से गुदाद्वार में पहुंच जाता है, ठीक है, समझ गए आप। पहले हमारा क्या होगा, हमारा भोजन मुख गुहा के अंदर जाएगा, जो दांत, जीभ और लार का स्राव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद ग्रसिका नली से होते हुए यहाँ पे ग्रसिका नली में आएगा, उसके बाद अमाशय में आएगा, अमाशय से होते हुए कहाँ पे आएगा, छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर होती है। फिर कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में की लंबाई कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 1.5 मीटर होती है। उसके बाद क्या होता है, मल से गुदाद्वार द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये हमारे क्या हो गया, आहार नाल का पूरा क्रियाकलाप हो गया, ठीक है। ये चीज समझ गए, आगे चलते हैं बाबू। अब देखिए 5 चरण में होता है, क्या 5 चरण में। अगर प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य में पाचन के कितने चरण होते हैं, तो 5 चरण होते हैं। कौन से, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। तो क्या होता है, अंतर्ग्रहण में क्या होता है, जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, उसको निगलते हैं, तो ये सब क्रिया होता है। ये सब क्रिया हमारा क्या होता है बाबू, अंतर्ग्रहण होता है। अब पाचन क्या होता है, यह क्रिया जैसे जो मुख से शुरू होकर कहाँ तक, आंत तक जाती है, कहाँ तक, आंत तक, जैसे छोटी आंत या बड़ी आंत, ठीक है, यहाँ तक जो जाती है वो पाचन कहलाती है। लेकिन अवशोषण, जो पचा हुआ भोजन क्या होता है, हमारे ब्लड तक, हमारे खून तक, हमारे रुधिर तक पहुँचाता है, वो क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। और स्वांगीकरण क्या होता है, जो अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग के रूप में लेके आएंगे और फिर क्या करेंगे, हम अपचित भोजन को गुदाद्वार द्वारा क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये चीज समझ गए, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखिए दांत, प्रश्न आता है दांत, दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत होते हैं कितने प्रकार के बाबू, प्रश्न आ जाए तो होते कितने, 4 प्रकार के। कौन कौन से, कृंतक दांत होते हैं, रत्नक दांत होते हैं और अग्रचवर्णक और चवर्णक, जिसको इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। इनको याद करने का एक तरीका, पहली बात ये जानिए कृंतक दांत किस कार्य में आते हैं, काटने के कार्य में आते हैं कृंतक, जैसे कृंतक मतलब का से कृंतक, का से काटना, ठीक है। रत्नक दांत जो होते हैं फाड़ने के काम आते हैं, ठीक है। और प्रीमोलर होते हैं पीसने और चबाने के कार्य आते हैं, और चवर्णक भी सेम काम के आते हैं। तो याद करने का जो तरीका है, पहले अक्षर देखिए, इंसाइजर का पहला अक्षर क्या है, आई है। कैनाइन का पहला अक्षर क्या है, सी है। पी का, प्रीमोलर का पहला अक्षर क्या है, पी है। और मोलर का पहला अक्षर एम है। ये 4 चीज समझ गए, मतलब ICPM, याद हो गया ना, ICPM याद रख लीजिए। अब हम बताते हैं क्या होगा, जैसे जैसे हमारा क्या हो गया, हमारा ये मुंह हो गया, आगे का मुंह देख रहे हैं ना, तो एक भाग ऊपर है, ठीक है, एक भाग नीचे है, समझ गए, ठीक है। ऊपर जैसे ये जबड़ा है, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे। अब क्या है, 2 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। अब 2 भाग में बटा हुआ है तो हम बीच में से इसको और क्या कर देंगे, इसको 4 भाग में, 2 जो नीचे का जबड़ा है उसको एक भाग में अलग अलग इधर उधर कर देंगे और ऊपर का जबड़ा इधर उधर कर देंगे, समझ गए। अब 4 भाग में हो गया हमारा मुंह, समझ गए ना, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और दाएं बाएं ऊपर, ये, ठीक है। तो 4 भाग में हो गया। अब देखिए याद कर लीजिए, पहला हमने बताया था कि 4 भागों में बता दिया था, ICPM बताया था, ठीक है। इस टाइम क्या चल रहा है, सन 2023 चल रहा है बाबू, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम याद रखेंगे क्या, 2123, मतलब 2123 मतलब जैसे ICPM, तो 2123, तो हमारा मुंह कितना, 4 भागों में हमने बांटा था, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें,
एक सेकंड बता रहा हूँ। 4 का क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, क्योंकि हमारा मुंह क्या है, 4 भागों में बटा हुआ है। किसमें बाबू, 4 भागों में। जैसे ऊपर का 1, नीचे का 1, 2 भाग हो गए, तो ऊपर का 1 भाग जो है उसको 2 भागों में बांट दीजिए, तो 2 ऊपर 2 नीचे, 4 भाग हो गया, ठीक है। तो ICPM है, शॉर्ट फॉर्म हमने बताया था, इंसाइजर, ठीक है, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो 4 भागों में, तो मतलब आई का जो मान हो गया 4 दूनी कितना होता है, 8 हो गया, तो मतलब इंसाइजर कितना हो गया, 8 दांत होते हैं, ठीक है। और C फॉर कैनाइन, कैनाइन का मतलब 4 का गुणा 1 में कर दीजिए, कितना हो गया, 4 दांत होते हैं, ठीक है। P मतलब 2 गुणे 4 मतलब 8 दांत होते हैं, और मोलर मतलब 3 गुणे 4 मतलब 3 4, 3 का गुणा 4 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो मतलब क्या कहने का मतलब हो गया, ये देखिए, ऐसे आप बिना याद किए हुए निकाल सकते हैं। मतलब मिला जुला के कहने का मतलब है कि ऐसे 2123 याद रखिए और प्रत्येक में 4 का गुणा करा दीजिए, ठीक है। ICPM में 2123 है तो 4 का क्या गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब आई इंसाइजर जो है, जो कृंतक दांत हैं 8 होते हैं, कैनाइन दांत होते हैं 4 होते हैं, और प्रीमोलर दांत 8 होते हैं, और मोलर दांत कितने होते हैं, 12 होते हैं। हमने बताया क्या, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, समझ गए। तो ICPM से याद रखना कि 2023 चल रहा है तो 2123 में 4 का गुणा करा देना है, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो दूध के दांत क्या होता है, जब हमारे दांत में दांतों की संख्या कितनी होती है बाबू, 32 होती है। तो 32 दांत होते हैं इससे पहले, ठीक है, ये हमारे ओरिजिनल दांत होते हैं। इसके पहले हमारे पास दूध के दांत होते हैं, तो जब दूध के दांत गिर जाते हैं तो ये 32 की संख्या आती है, ठीक है। तो दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। कितनी होती है, देखिए एक प्रश्न क्या है बन सकता है आपसे, क्या बन सकता है कि दूध के दांत 8 वर्ष तक गिर जाते हैं, ठीक है। अब दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। दांतों की ऊपरी सतह को क्या इनेमल कहते हैं, जैसे हमारे दांत की जो ऊपरी सतह होती है वो इनेमल कहती हैं, जिससे जो बहुत क्या होती है, सबसे शरीर का सबसे कठोरतम भाग यही है, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है इनेमल का, कैल्शियम एनिमल नामक लवण प्लस प्रोटीन के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है, ये चीज़ जानना। अब देखिए लार कैसे बनता है, हमारे मुंह में कैसे बनता है, पानी और लवण और चिकना म्यूकस के साथ मिलकर क्या बनता है, लार बनता है, ठीक है। भोजन का पाचन मुंह में लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की सहायता से क्या होता है, आरंभ होता है। एमाइलेज टाइलिन एंजाइम मंड स्टार्च को क्या करते हैं, ग्लूकोज में बदलते हैं, ये चीज़, ठीक है। प्रश्न आ सकता है कि ग्लूकोज में क्या बदलता है, एमाइलेज और टाइलिन, ठीक है, ये चीज़ क्या करते हैं, एंजाइम मंड स्टार्च को क्या करते हैं, ग्लूकोज में बदलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला पता होगा, C12H22O11, ठीक है। अब जीभ क्या है, जीभ हमारा क्या है बाबू, एक पेशी अंग है। क्या है, जीभ हमारा एक पेशी अंग है, ठीक है। जीभ का पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। स्वाद कलिकाएँ मतलब हमें जीभ का क्या होता है, स्वाद पता चलता है कि खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, तीखा लग रहा है, ठीक है, जिससे हम चीज़ों का स्वाद लेते हैं। जीभ हमें साफ और स्पष्ट बोलने में मदद करते हैं। अब एक चीज़ और जानिए, क्या, जैसे ये हमारा जीभ है, ठीक है, हम देखते हैं कि ये हमारा जीभ है, वैसे हमारे जीभ में करीब 9 से 10 हज़ार प्रकार के, कितने, 9 से 10 हज़ार प्रकार का स्वाद चखने का क्या होता है, पता चल सकते हैं, ठीक है। स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो स्वाद बताती हैं इतने प्रकार से, लेकिन मुख्य रूप से अगर एग्जाम में आ गया तो आप क्या बताएंगे कि 4 रूप से, ठीक है। जो पीछे का भाग होता है हमारे मुंह का वो क्या होता है, कड़वा बताता है। क्या बताता है बाबू, कड़वा बताता है, ठीक है। जो हमारा इधर का ये जो भाग होता है ये बताता है क्या, कि खट्टा कैसा लग रहा है, ठीक है। ये हमारा जो भाग होता है ये बताता है क्या, नमकीन कैसा है। क्या बाबू, नमकीन कैसा है, ठीक है, नमकीन का वो बताता है, स्वाद बताता है। और ये जो आगे वाला भाग होता है ये क्या बताता है बाबू, मीठा बताता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसे ही सेम है, इधर भी कड़वा, ठीक है, यहाँ पे खट्टा और यहाँ पे नमकीन, ठीक है, समझ गए। ये हमारा 4 प्रकार का स्वाद बताता है, कौन, जीभ, ठीक है। वैसे तो 9 से 10 हज़ार बताता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार, ठीक है। तो अगला भाग मीठा, पिछला भाग कड़वा, पार्श्व भाग नमकीन और खट्टा, बीच का भाग क्या, जो ये बीच का भाग है ये कोई स्वाद नहीं बताता, क्या होता है, स्वादहीन होता है। एक चीज़ जानना, क्या, स्वादहीन हो जाता है। ये सब लोग नहीं बताएंगे, ये सिर्फ SCERT पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, जो SCERT हमसे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, ठीक है। बिहार की SCERT, समझ गया ना, बिहार की SCERT, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार का SCERT पढ़ना पड़ेगा। और कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें हमने देखा जो SCERT में कुछ और है, ठीक है, और NCERT में कुछ और है।
अब ग्रसिका क्या होता है, देखो ग्रसिका या ग्रसिका ग्रास नली मुख गुहा को अमाशय से क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है। ग्रस नली जैसे ये है, ये ग्रस नली है, ये क्या करती है, अमाशय से जोड़ती है। ये देखिए हमने बताया था ना पहले, यहाँ पे हमारा भोजन आता है तो ये ग्रस नली के द्वारा हमारा भोजन कहाँ आता है, अमाशय में आता है, यही हमारा अमाशय है, ठीक है। इसमें वायु और भोजन का मार्ग एक होता है, मतलब जो हम वायु होता है और भोजन का मार्ग क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी जब हम खाना खाते हैं तो अचानक से हमारे गले में दर्द हो जाता है, क्योंकि गैस जो हवा होती है, हवा और खाना मतलब एक साथ या पानी एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसा ही सीन होता है। ग्रसिका में जाने वाली भोजन श्वास नली में इसलिए नहीं जाती है क्योंकि श्वास नली के अंदर एक मांसल संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एपिग्लाटिस कहते हैं। जब हमारा भोजन ग्रास नली से गुजरता है तो एपिग्लाटिस श्वास नली को ढक देती है, जिससे भोजन अमाशय में क्या होता है, चला जाता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए अमाशय क्या होता है, यह आहार नाल का क्या है, अमाशय, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। प्रश्न आ जाए कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है, अमाशय है। इसकी आकृति क्या होती है, यू होती है। जैसे ये देखिए अमाशय की आकृति यू आकार की होती है, ठीक है। इसका स्राव, इसमें क्या होता है, इसमें जठर रस का स्राव होता है, ठीक है। और संरचना कैसी है, थैलीनुमा है। ये अमाशय के बारे में इतना जानेंगे, ठीक है। और जठर रस से कितने एंजाइम निकलते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ये भी जानिए। कौन कौन से निकलते हैं बाबू 3 प्रकार के एंजाइम, HCl निकलता है, पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार का निकलता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है, कौन, HCl, ठीक है। भोजन में उपलब्ध जीवाणुओं को क्या करता है, मारता है, ठीक है। और एंजाइम की क्रिया क्या करता है, तेज करता है, ठीक है। ये चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखिए अमाशय से इंपॉर्टेंट, अमाशय से भोजन क्राइन के रूप में क्या होता है, छोटी आंत में पहुंचता है। किसके रूप में, क्राइन के रूप में। ये चीज जानना, किसके रूप में, क्राइन के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। हमने बताया था क्या, नोट्स लेने के लिए आप लोग इस नंबर पे मैसेज करेंगे, याद रखना, ठीक है। अगर ज़रूरत होगी, वैसे अगर हैंड रिटन नोट्स आप लोग अपने हाथ से बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस नंबर पर आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, आप लोगों को क्या होगा, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये किसका नंबर है, टाइपिस्ट वाले सर का नंबर है। आप लोग क्या करिएगा, कॉल मत करिएगा, उन्होंने मना किया है, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। उनकी अर्निंग यहीं से होती है। आई थिंक 10 रुपये का एक PDF का बताएंगे, ठीक है। हम कई बार नहीं बताते हैं तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर आप नहीं बताते, तो बच्चे ऐसे ही मैसेज करते रहते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो क्या है बाबू, कोई कुछ ज़्यादा नहीं है, हमें लगता है अगर 150 रुपये में आपको बढ़िया नोट्स मिल जा रहा है इतनी मेहनत करने के बावजूद, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर आप लोग नोट्स बना पाए तो बना लीजिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स अपना बहुत अच्छा होता है, सबका अपना अपना, ठीक है। छोटी आंत के बारे में जानते हैं क्या, छोटी आंत, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग, जिसकी लंबाई कितना, 6 से 7 मीटर होती है, ठीक है, छोटी आंत। इसका कार्य क्या होता है, छोटी आंत का, इसका कार्य है, छोटी आंत देखिए यहाँ पे है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ये छोटी आंत ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, यहीं पे होता है, ठीक है। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि, मतलब 1.5 से 2 किलोग्राम तक की कितनी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है, कितने किलो की, ये देखिए आपकी यकृत ग्रंथि यही है, ठीक है, 1.5 से 2 किलोग्राम की होती है। इसका रंग क्या होता है, गहरा भूरा और लाल, यही आपकी क्या है, यही आपकी क्या है, यही यकृत ग्रंथ है, ठीक है। ये अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर पे रहती है। इसमें पित्त रस का स्राव होता है, किसका, पित्ताशय से क्या होता है, पित्त रस यहीं से निकलते हैं। ये आपकी यकृत ग्रंथि होती है आपके पेट में जो है, ठीक है। अब देखिए पित्तरस क्या होता है, हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्तरस, ये चीज जानना, ठीक है। ये देखिए पित्तरस पित्ताशय से स्रावित होता है, ठीक है। आकार क्या होता है, नाशपत्ती जैसा, ठीक है। ये देखिए आकार कैसा है बाबू, नाशपत्ती के आकार के जैसा इसकी संरचना है, यही आपकी यकृत है। क्या है बाबू, यकृत है, ठीक है। आगे चलते हैं, जब नोट्स ले लेंगे तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा इसके साथ, पिक्चर के साथ। यकृत ग्रंथ के कार्य हम जानते हैं क्या होते हैं, जो विषैला अमोनिया गैस को
कोई मतलब गैस को यूरिया में क्या करता है, बदलता है। प्रोटीन की अधिकता मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलता है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथेविन का स्राव करती है, जो रक्त को थक्का बनाने में क्या होता है, सहायता करता है। और क्या करता है, जो हिपेरिन जो प्रोटीन होती है, ठीक है, क्या करता है, उसका स्राव करती है, जो रक्त को क्या करता है, जो रक्त का थक्का होने से क्या होता है, रोकता है, ठीक है। ये सारे यकृत ग्रंथि के हमारे कार्य हैं, ठीक है। अब छोटी आंत की दीवारों से जो स्राव होता है उसको क्या कहते हैं, छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को पूर्ण रूप से क्या करता है, पचा देता है। निकलता क्या इससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता है, और वसा ग्लिसरॉल में बदलता है। ये क्या है, छोटी आंत के कार्य है। एक चीज़ और जानिएगा, क्या, जो रसांगुल, ठीक है, आपने देखा होगा रसांगुल, ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं, यही होते हैं, ऐसे सीधे सीधे होते हैं, ये क्या होते हैं, पचे हुए भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ये हमारे अंदर ही हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। वह भोजन जो नहीं पचता, अब देखिए, वह भोजन जो नहीं पचता है, उसका अवशोषण नहीं हो पाता है, वह अपनी भोजन बड़ी आंत में चला जाता है, ठीक है। जो छोटी आंत में नहीं हो पाता वो फिर कहाँ पहुँचा देते हैं, बड़ी आंत में पहुँचा देते हैं, ठीक है। अब बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। बड़ी आंत की लंबाई, हमने बोला था क्या, छोटी आंत की लंबाई सबसे ज़्यादा है, बड़ी आंत की लंबाई सबसे कम है। तो छोटी आंत की लंबाई 5 से 6 मीटर थी, और बड़ी आंत की लंबाई कितना, 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत में छोटी आंत की तुलना में लंबाई छोटी और चौड़ाई में मोटी होती है। अपचित भोजन से जल और लवण को अवशोषित कर शेष भोजन गुदा द्वार मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे निष्कर्षण कहते हैं, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। अब अवशोषण देखिए, 3 चीज़ें हम बताए थे, क्या, अवशोषण, स्वांगीकरण और मलत्याग पहले से बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। बचे भोजन का रुधिर में पहुंचना, क्या, जो बचा हुआ भोजन रहता है वो रुधिर में पहुंचता है, वो अवशोषण होता है। और अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाना क्या होता है, स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। और जब अपचित भोजन को गुदा द्वारा बाहर निकाल देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है बाबू, मल त्याग हो जाता है, समझ गए। आगे चलते हैं। ORS क्या होता है, ORS क्या होता है बाबू, ये जानिए पहले। ORS क्या होता है, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, ये चीज जानना। जीवन रक्षक घोल इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू, जीवन रक्षक घोल कहा जाता है, ठीक है। उसका उपयोग क्या होता है, शरीर में पानी की जब कमी होने पर हो जाती है या दस्त होती है, तो पानी की वैसे भी कमी हो जाती है, तो ORS का यूज किया जाता है। ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ये अब हमने आहार नाल पढ़ा था किसके, मनुष्यों के बारे में, ठीक है। हम घास चरने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे, जो बुक्स में आपके बिहार में दिया हुआ है। घास में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है, किसमें, घास में पाया जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जैसे कि हम लोग केला खाते हैं तो तुरंत एनर्जी मिलती है, वैसे इन लोगों का घास के रूप में है, ठीक है। जंतुओं का आमाशय कितने, 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ है जंतुओं का आमाशय। एक चीज जानिए, सबसे बड़े भाग को क्या होता है, सबसे बड़े भाग को, इसमें क्या है, 4 भाग में सबसे बड़ा रूमेन होता है, क्या होता है बाबू, ये रूमेन होता है सबसे बड़ा भाग, ठीक है। और जंतु द्वारा निगला हुआ घास का यहाँ आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। आप लोग देखते हैं कि जब भोजन गायों को नहीं पचता है तो क्या करते हैं, अपने ऊपर वाले जबड़े को नीचे वाले जबड़े से रगड़ते हैं, मतलब कहते हैं जुगाली कर रहा है, तो क्या होता है, जुगाली। निकले हुए भोजन को पुनः मुंह में लाकर चबाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बाबू, जुगाली कहलाती है, समझ गए। आगे चलते हैं। जुगाली करने वाले जानवर को क्या कहते हैं बाबू, रूमिनेंट, क्या कहते हैं, जो जानवर जुगाली करते हैं उनको रूमिनेंट कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ जानना। आगे चलते हैं। अमाशय से भोजन क्या होता है, छोटी आंत से फिर कहाँ होता है, बड़ी आंत में जाता है, ठीक है, ये गायों में, छोटी आंत से बड़ी आंत में। अब अंधनाल क्या होता है, क्या बाबू, अंधनाल क्या होता है, पशु में उपस्थित होता है, क्योंकि हम पशु के बारे में बात कर रहे हैं, पता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य होता है, ठीक है, ये चीज़ जानना। इसमें जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचाने में सहायक होता है, किसका, अंधनाल में, ठीक है। आगे चलते हैं। एक चीज़ याद रखना, क्या,
मनुष्य में भी अंधनाल होता है। जैसे अंधनाल जानवरों में होता है वैसे मनुष्य में भी क्या होता है, अंधनाल होता है, लेकिन उसमें जीवाणु नहीं होता। इसलिए मनुष्य सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता और यह सेल्यूलोज मनुष्य में रेशेदार पदार्थ के रूप में रह जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू। अब देखिए क्या होता है अमीबा में पोषण। ठीक है, अमीबा का स्रोत क्या है, तालाब में अमीबा पाया जाता है, झील में और जो नम मिट्टी होती है वहाँ पे अमीबा पाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अमीबा यही है। ठीक है, आपने देखा होगा, ये चित्र देख लीजिए, यह एक कोशिकीय जीव है। कौन सा, अमीबा। ठीक है, इसमें कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है जिसके अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक तथा अनेक खाली स्थान होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे खाली स्थान ये कोशिका केंद्रक है और यहाँ पे खाली स्थान। ठीक है, ये चीज़ होता है। यह अपना आकार क्या हो करते रहे, बदलते रहते हैं। एक चीज़ जानिए, ये ऐसे द्वारा कभी ऐसे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, छोटे हो जाएंगे, फिर ये क्या होंगे, ये फैलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये फैलना स्टार्ट करेंगे, मतलब ऐसे ही ये अमीबा होता है। ठीक है, इसमें एक या एक से अधिक उंगली जैसा उभार निकलता रहता है जिसे क्या कहते हैं, पदाव कहते हैं। जैसे ये देखो, ये उंगली है इनकी निकली हुई है, ये उंगली निकली हुई है, ये उंगली निकली हुई है, ऐसे ये क्या है, ये पदाव है इनके। किसके बाबू, अमीबा की, ये सब पदाव हैं। ठीक है, ये चीज़ जानना। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, पानी पी लें। ठीक है, तो ये हो गया पदाव, हो गया, इसे पदाव कहते हैं। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं। पदाव जो होते हैं, जैसे ये अमीबा हो गया, ऐसे ऐसे अमीबा हो गया ना, ऐसे अमीबा रहता है लगभग कुछ, तो ये जो पदाव होते हैं ये, ठीक है, ये गति करने में, मतलब किस तरफ आगे बढ़ना है, गति करना है। ठीक है, और क्या कहता है, भोजन पकड़ने में सहायक प्रदान करता है। कौन से, ये जो पदाव होते हैं। ठीक है, ये पदाव, ये पदाव, ये पदाव। ठीक है, इनका आहार क्या होता है, सूक्ष्म जीव जैसे कवक होते हैं और जीवाणु। अमीबा में भोजन का पाचन क्या होता है, खाद्यधानी में होता है। कहाँ होता है, खाद्यधानी में होता है, ये चीज़ जानना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बिहार एससीईआरटी आपकी कहती है। अध्याय 3 आते हैं क्या, उष्मा। क्या है बाबू, अध्याय 3 है आपका उष्मा है। ठीक है, थर्मामीटर क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान डॉक्टर में थर्मामीटर, अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर का तापमान किससे मापा जाता है तो डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। और देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा द्रव के रूप में भरा रहता है। ठीक है, पारा में जब कभी आपको बुखार हो तो आप जाएंगे थर्मामीटर चेक करेंगे तो उसके अंदर जो भरा रहता है, जो दिखाता है जैसे डॉक्टर जैसे ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद उसमें देखता है कि कितना गया है। ठीक है, मतलब कितना फ़ारेनहाइट है। ठीक है, या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में ही मापते हैं, तो वो क्या होता है, वो पारा होता है। ठीक है, और तापमान को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। अब देखते हैं कि मनुष्य जो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर में हम कितना 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। जैसे किसी को कोई कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो ताप होता है, ठीक है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जो कि अगर इतना डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का ताप रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या मापा जाता है। कभी कहते हैं कि 102 डिग्री बुखार है। ठीक है, तो 102 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो। ठीक है, ये चीज़ जानना, दो चीज़ों में दो प्रकार से ताप मापा जाता है मनुष्य का, एक डिग्री सेल्सियस में, एक फ़ारेनहाइट में। तो जो डिग्री सेल्सियस में होता है तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मापा जाता है। और क्या होता है, जो फ़ारेनहाइट मापा जाता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, एक चीज़ समझ गए, आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर प्रयोगशाला में हम कोई क्या करते हैं, तापमापी का प्रसर, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका क्या मतलब है, अगर हमें किसी वस्तु का तापमान मापना है और डिग्री सेल्सियस में मापना है तो क्या करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मापते हैं, लेकिन क्या वस्तु का, मनुष्य का नहीं। ठीक है, उष्मा का स्थानांतरण गर्मी वस्तु से ठंडा होकर मतलब जैसे सपोज दैट ये कोई क्या हो गया, ये कोई
छड़ हो गया, समझ लीजिए, मान लीजिए कोई लोहा है, अब ये इसका ये वाला भाग क्या है, बहुत गर्म है, तो क्या होगा, ये जिस साइड ठंडा रहेगा, जिस साइड, उस साइड क्या होता, गर्म होता जाएगा। मतलब क्या होता है, गर्म वस्तु से ठंडा वस्तु की ओर बढ़ता है, उष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, ये चीज समझ गए। आगे चलते हैं। उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। ठीक है, चलने की 3 विधियां उष्मा संचरण की, कौन सा, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, इसमें उष्मा का संचरण एक कण से दूसरे कण के आपस में संपर्क में बढ़ते हैं, जैसे ठोस धातु और पारा। ठीक है, संवहन, संवहन क्या है, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें उष्मा वस्तु के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गर्म कणों के स्वयं स्थानांतरण से होती है, जैसे पारा को छोड़कर सभी गैसें और द्रव होती हैं। विकिरण क्या होता है, इस विधि में उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम द्वारा गर्म होता है, वो क्या होता है, विकिरण होता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं किसके, हीटर के आगे सामने बैठ गए, तो क्या होता है, उसमें कोई क्या होता है, उष्मा का स्थान एक दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम से, कोई माध्यम नहीं है कि मतलब जैसे होता नहीं कि जब ये गर्म हो गया तो इसका अगला भाग गर्म हो गया तो धीरे धीरे ये भी गर्म होना स्टार्ट गया, तो कोई माध्यम नहीं, ये तो माध्यम हो गया। लेकिन अगर हम किसी अलाव के सामने बैठे हुए हैं तो कोई माध्यम नहीं है, वो ऐसे ही हमें क्या होगा, उष्मा प्रदान करेगा, तो ये विकिरण हो गया। ठीक है, जिसमें उष्मा का स्थानांतरण होता है वह उष्मा का चालक है। ठीक है, जैसे लोहा में क्या होता है, लोहा में यहाँ पे गर्म हो गया तो नीचे अपने आप धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा गर्म हो जाएगा। ठीक है, उष्मा का चालक है। तांबा भी है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, जिसमें उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता वह उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, वह उष्मारोधी, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। जैसे क्या हो गया, लकड़ी यहाँ पे गर्म हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे भी थोड़े ना कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा, जलेगा वो ठीक है, लेकिन गर्म नहीं होगा ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ही जलेगा। ठीक है, यहाँ पे ही गर्म रहेगा, जहाँ पर जलेगा वहीं पर गर्म रहेगा। जिसमें उष्मा का संचरण चालन विधि से वह उष्मा का चालक होता है, और जिसमें क्या होता है, उष्मा का संचरण चालन विधि से नहीं होता वह उष्मा का क्या होता है बाबू, कुचालक होता है। समझ गए। आगे चलते हैं। एक चीज याद रखना, क्या, जल तथा वायु उष्मा का कुचालक है या वायु उष्मा रोधी है। जल और वायु में उष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, वायुमंडल की हवा संवहन द्वारा ही क्या होती है, गर्म होती है, ये चीज जानना। ठीक है, अब हम जानेंगे समुद्री समीर के बारे में और जल समीर के बारे में। क्या बाबू, समुद्री समीर, संवहन द्वारा दिन में समुद्र की ठंडी हवा, क्या, समुद्र की ठंडी हवा तटीय क्षेत्रों में, जैसे ये क्या है, ये समुद्र हो गया। ठीक है, ये समुद्री हो गया, इसकी हवा जो क्या हो, ये कहाँ जाए, ये समुद्र की हवा जाए शहर की तरफ, जैसे हो गया जो भी उसके समुद्र के किनारे जो शहर बसे होते हैं, मतलब जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जाए। ठीक है, बहे उस साइड बहे, तो क्या होता है, ये समुद्री समीर होता है। और जो क्या होता है, ये जो तटीय इलाकों से हवा समुद्र की तरफ जाए, ठीक है, वो क्या होता है बाबू, वो होता है थल समीर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बाबू, थल समीर कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गर्मी में सफ़ेद और हल्के वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग उष्मा को परिवर्तित कर देता है। ठंडी में काला और गहरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, काला रंग उष्मा को क्या कर देता है, अवशोषित करता है। कभी हम धूप में काले रंग का शर्ट पहन के जाएं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगेगा। ठीक है, लेकिन रंग बिरंगा पहनेंगे तो उतना गर्मी नहीं लगेगा, या सफ़ेद पहनेंगे तो उतना गर्मी नहीं लगेगा। मतलब काला क्या होता है, काला। ठीक है, तो काला क्या होता है, काला क्या होता है, काला उष्मा को अवशोषित करता है, ये चीज जानिए। काला रंग क्या होता है, और उष्मा को अवशोषित करता है। और सफ़ेद रंग उष्मा का अवशोषित नहीं करता, उष्मा को परावर्तित करता है। क्या करता है, उष्मा को परावर्तित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्दियों में ऊनी कपड़ा पहनना चाहिए, ये आप लोगों को पता है, फिर भी बुक में था तो हम ले आए हैं, क्योंकि ऊन उष्मा रोधी है। ठीक है, ऊन के रेशों के बीच वायु रहती है जो हमारे शरीर से उष्मा को बाहर नहीं निकालने देती है। ठंडे में एक मोटे कंबल की तुलना में 2 पतले कंबल ज़्यादा गर्मी पहुंचाता है, क्योंकि दोनों कंबल के बीच क्या होता है, वायु की परत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विकिरण द्वारा, क्या, विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से हम उष्मा विकिरण हम कैसे, सूर्य तक कैसे, मतलब जैसे होता ना, सूर्य हमसे अगर हमारे पास आता है, उसकी रोशनी आ रही है, या हमें जैसे होता धूप में खड़े हो गए हम गर्म हो गए, तो वो किसके द्वारा,
वो ऊष्मा विकिरण के द्वारा आता है। ठीक है, अब देखिए हीटर क्या हो गया, ऊष्मा विकिरण का ही एक उदाहरण है। चूल्हा के पास बैठने की गर्मी का अनुभव होना या अंगीठी के सामने बैठकर गर्मी का अनुभव होना, ये सब किसका उदाहरण है, विकिरण का वो उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, ये चीज ठीक है। अब अध्याय 4 पे आते हैं, गति और समय। क्या बाबू, अध्याय 4 पे आते हैं, गति और समय। ठीक है, अब गति और समय में आते हैं आवर्त गति। ठीक है, आवर्त गति क्या होती है, आवर्त गति वो होती है एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी पूर्व गति को दोहराना। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कोई झूला, गांव में झूले होंगे पेड़ पर लटका के, जैसे ये डाल हो गया, अब झूला हो गया ये। ठीक है, झूला हो गया, यहाँ पे अब ये झूला है, यहाँ पे बच्चे बैठकर क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे बैठकर झूल रहे हैं, तो एक झूला इधर जाएगा, फिर यहीं आएगा, फिर यहीं आएगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे क्या होगा, ऐसे घूमेगा, यहीं पर आएगा, इससे ना आगे जाएगा ना ज़्यादा। तो ये क्या होती है, आवर्त गति होती है। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये आवर्त गति हो गई, लेकिन जितना समय में ये गया, ऊपर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, जो समय लगा, ये हमारा आवर्त काल होता है। लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जो लगा समय आवर्त काल होता है। लेकिन ये जो क्या होता है, निश्चित समय अंतराल पर अपनी पूर्व गति को दोहराता है, यही हमारा क्या होता है, आवर्त गति होता है। लोलक में आवर्त गति होता है, आवर्त गति का उपयोग समय मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, क्या किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटा समय होता है। किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं इसको, मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं और सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। तो इस औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड में, दो चीज़ें जानना है। ठीक है, हम दो चीज़ें जानते हैं, क्या बाबू, स्पीडोमीटर। देखिए अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप 2 की स्पीड पे करके देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और लग रहा है तेज पढ़ा रहे हैं तो स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, स्पीडोमीटर और आर्डोमीटर में अंतर क्या होता है, हम कभी अगर आप 4 व्हीलर वगैरह चलाए हैं या देखे हैं तो गतिशील वस्तु की गति मापता है। देखे होंगे कि ऐसे क्या होता है, ये ऐसे यहाँ पे होता है 20 की स्पीड, 40 की स्पीड, 60 की स्पीड, तो ये क्या होता है, ये ऐसे मतलब इधर जाता है इधर जाता है, जितना तेज़ करेंगे उतना। अभी दिखाते हैं हम, अगर तस्वीर होगी, ये देखिए, ये क्या ये हमारा स्पीडोमीटर है। ठीक है, जितना स्पीड दिखाएगा इतना स्पीड पे, ठीक है, ये स्पीडोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं, अध्याय 5 आते हैं, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ में क्या है, रासायनिक परिवर्तन है बाबू। ठीक है, ये चैप्टर वाइज ऐसे ही चलेगा। नीला थोथा कापर सल्फेट होता है। ठीक है, गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और नींबू का रस में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। क्या बाबू, साइट्रिक अम्ल होता है। एक चीज़ जानना, नीलोथोथा का जो फार्मूला होता है CuSO4, गंधक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं H2SO4, खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट NaCHO3। ठीक है, ये चीज़ समझ गए, आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की थी, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज 1630 में किसने की थी, जॉन हेलमेंट ने किया था, और इसने परीक्षण किया था चारकोल जलाकर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। 1756 में जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों का क्या किया, विस्तृत अध्ययन किया। इन्होंने योगदान क्या दिया, चूने के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का जो जलीय विलयन क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो किसने किया खोज, जॉन हेलमेंट ने किया। एक चीज़ जानना, और अभी हम बताते हैं कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया। ठीक है, एक सेकंड, एक ये देखिए कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए, आगे चलते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन की खोज किसने की, ऑक्सीजन की खोज किसने की, जोसेफ पिस्टले ने की। ठीक है, जोसेफ पिस्टले ने किया था, जलती मोमबत्ती को जार से ढककर प्रयोग किया था। अब देखिए अगर हम सपोज दैट देखना है, अगर हम देखिए कभी कोई जार लेते हैं, जार मतलब शीशे का लेते हैं, उसमें हम
कपूर जला दें, ठीक है, कपूर जला दें या मतलब मोमबत्ती जला दें और जलाकर उस जार में रख दें और जार को बंद कर दें, अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो वो मोमबत्ती नहीं जलेगी। मिला जुला के कहने का मतलब है कि आग तभी जलता है जब उसके वातावरण में ऑक्सीजन होता है, बिना ऑक्सीजन के आग जल ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, जलती मोमबत्ती को जार से ढककर प्रयोग किया था। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या है, आग का जलना संभव है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अवक्षेप, अवक्षेप क्या होता है, जब 2 विलयन मिलते हैं, क्या, जब 2 विलयन मिलते हैं तो अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में नए पदार्थ बनते हैं, जिसे अवक्षेप कहते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण कहलाती है, ठीक है। हम जानते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, क्या, एक से नए अधिक, प्रत्येक नई चीज़ों की खोज रासायनिक परिवर्तन से हुआ है, ठीक है। जैसे क्या है, रासायनिक परिवर्तन वो होता है कि एक बार अगर वो चीज़ें मतलब जैसे पटाखा है, ठीक है, बम हो गया पटाखा, तो एक बार फट जाए तो वो दूसरी उसी अवस्था में नहीं आ जाता, नहीं आ पाएगा, ठीक है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे क्या है, जैसे बर्फ हो गया, बर्फ, ठीक है, तो जल पहले बर्फ बना, फिर बर्फ क्या हो गया, जल में परिवर्तित हो गया, तो वो भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है, वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए लकड़ी जल जाएगी तो क्या होगा, लकड़ी जल जाएगी तो क्या होगा, पुनः लकड़ी नहीं बनेगी। औषधि का बनना, प्लास्टिक का बनना, ये सब क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है बाबू, ठीक है। आगे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन जैसे अभी देखिए आगे आ ही गया, ये अभी हम बताए थे, ऐसे परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी स्थिति में वापस आने का गुण होता है, ठीक है। ये जैसे जल का बर्फ बनना, ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, मतलब लोहे में जंग क्यों लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन और जल की दोनों की आवश्यकता के कारण। अगर लोहे को जंग से बचने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने से क्या होता है, जो ये प्रक्रिया होती है, ये शब्द लेपन कहलाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती, कौन से स्टील में, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती। अब लोहा और कार्बन और क्रोमियम, निकल, मैग्नीज क्या होते हैं, ठीक है, यही होते हैं स्टेनलेस स्टील। समुद्र तट के निकट के लोहे में जल्दी जंग लगती है, क्योंकि लवण युक्त जल में जंग लगने की प्रक्रिया, मतलब समझ लीजिए जहाँ जो नमी में रखेंगे या पानी के पास ज़्यादा रखेंगे तो उस वहाँ पे क्या होगा, उस लोहे में क्या होगी, जंग लग जाएगी, और क्या हो, यशद लेपन के द्वारा क्या होगा, वो चीज़ें नहीं होंगी। अब पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस की क्या होती है, प्राप्ति होती है, ठीक है, ये चीज़ जानना। आगे चलते हैं। अध्याय 6 आते हैं पौधों में पोषण, ठीक है, पौधों में पोषण। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं बनाते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। अब बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन कौन से हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ये प्रकाश संश्लेषण के 2 उत्पाद हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बाबू, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हमें लगता है बहुत लंबी क्लास होती जा रही है। अब देखिए मनुष्य अपना भोजन हेतु पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है, ठीक है, मनुष्य किस पे, अगर पेड़ पौधे नहीं हो खाना नहीं बन पाएगा, ठीक है, गेहूँ धान की खेती ये सब पेड़ पौधे द्वारा, ठीक है। पौधे का हरा रंग पौधे में उपस्थित हरे वर्णन के कारण होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं या पर्णहरिम। अब देखिए पौधे का जो पत्ता होता है उसका रंग हरा होता है, उसका रंग हरा क्यों होता है, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, पर्णहरिम के कारण, ठीक है, ये चीजें। पौधे सूर्य की ऊर्जा का संग्रहण क्लोरोफिल पत्ती की सहायता से करता है। क्लोरोफिल के केंद्र में, ठीक है, जैसे देखिए पत्ती ये हमारी हो गई, ठीक है, इसके केंद्र में क्या होता है, मैग्नीशियम धातु होता है, ठीक है, इसके केंद्र में क्या होता है बाबू, मैग्नीशियम धातु होता है, ठीक है, पत्तियों के। एक चीज जानना, क्लोरोफिल क्या होता है, प्रकाश में बैगनी, देखिए एक चीज जानना, हर पत्तियों में जैसे होता है, हरी पत्तियों में वो प्रकाश संश्लेषण होता है, हर पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, लाल और नीला रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग में सबसे कम होती है, मतलब बैगनी कलर की जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा लाल रंग की पत्तियों में होता है, ठीक है। अब देखिए
स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जैसे पेड़ पौधे, वो क्या होते हैं बाबू? स्वपोषी होते हैं। जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या होता है? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो क्या होता है? दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। जैसे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या है? परपोषी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अमरबेल, क्या अमरबेल के वृक्ष में ना ही पत्ती होती है और ना ही क्लोरोफिल, यदि यह अपना भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए, प्रश्न आ सकता है कि अमरबेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करता है जिससे वह लिपटा रहता है। तो कौन सा पौधा है जो क्या होता है? उसी पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है जिससे वह लिपटा रहता है। तो कौन सा? अमरबेल का। ठीक है, हम कैक्टस के बारे में जानते हैं, नागफनी के बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा कटीलेदार, ये देखा होगा कटीलेदार ऐसे होता है, ये नागफनी होता है जिसे कैक्टस कहते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण तने के माध्यम से होता है। ठीक है, इस पौधों में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के माध्यम से होता है। ठीक है, पत्तियों के माध्यम से होता है, लेकिन पत्तियों के माध्यम से नहीं होता, किससे? तने के माध्यम से होता है। किसमें? नागफनी में। ठीक है, कुछ पौधे की पत्तियां हरी ना होकर क्या होती हैं? लाल या बैंगनी रंग की होती हैं या भूरे रंग की होती हैं। इसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन वह दूसरे रंगों के कारण क्या होता है? छिप जाता है। अतः रंगीन पत्तियों द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। केवल पीले धब्बे वाले पत्तियों के पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं होता और यहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। जो पीले कलर की पत्तियाँ होती हैं जिनमें धब्बे होते हैं, उनमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये चीज़ आप जानना। ठीक है, घटपर्णी पौधा क्या होता है? घटपर्णी पौधा ये होता है, ये क्या होता है? एक प्रकार का पौधा होता है। ये जब क्या होता है, इसमें इतनी अच्छी महक आती है, मतलब बहुत सुंदर महक आती है, जैसे लगता है कोई पुष्प है। तो जब कोई पौधा आकर, मतलब कोई कीड़ा मकोड़ा आकर इस पर बैठता है तो ये अपना ये जो होता है ये बंद कर लेता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा फंस जाता है और ये भोजन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इस पौधे का नाम क्या है? घटपर्णी पौधा। यह क्या है? कीटभक्षी पौधा है, मतलब कीट बच्चियों को खाता है। ठीक है, यह जंतुओं का भक्षण भी करता है। कौन? ये। ठीक है, ये पौधा। इसमें घड़े जैसी रचना पाई जाती है, आप लोग घड़े जैसे रचना देखे ही हैं, और जिसमें पाचक रस होता है। यह कीटों का पाचन करता है। ठीक है, और कीट भक्षी पौधे और सारे होते हैं, जैसे विनसफ्लाई, ट्रैप और सैंड्रियो। ठीक है, ये चीज़ हम जानेंगे। मृतोपजीवी, क्या मृत्युपजीवी? जो जीव मरे सड़े गले जीवों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता, गोवरछुता, एक ही नाम है, मतलब मिला जुला के कवक। ठीक है, क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता। कवक नम एवं उष्ण वाले स्थान पर उगते हैं, ये कवक हो गया। ठीक है, जो नम और उष्ण वाले स्थान पर उगते हैं। कवक के कारण आचार, कपड़ा, चमड़े की वस्तु खराब हो जाती है। ठीक है, कवक जनित बीमारी क्या होती है? कवक जनित बीमारी क्या होती है? ये मशरूम था। ठीक है, कवक जनित बीमारी। अब कवक जनित बीमारी कौन सी थी? खुजली, दिनाय, सियली, आलू का झुलसा रोग, धान की पत्ती का चीतेदार रोग। ठीक है, ये कवक जनित बीमारी है, प्रश्न में आ सकता है। ठीक है, सहजीवी पौधे क्या होते हैं? जब दो पौधे या जीवधारी, क्या जब दो पौधे या जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा यह एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। यह संबंध सहजीवी संबंध कहलाता है। जैसे क्या होता है? लाइकेन, जैसे कवक और शैवाल हो गया। तो कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, तो क्लोरोफिल नहीं होता, ये स्वपोषी नहीं होते। ठीक है, मतलब ये परपोषी होते हैं, ये दूसरों पर निर्भर। तो कवक होता है शैवाल पर निर्भर रहता है। ठीक है, और ये होता है, ये क्लोरोफिल और स्वपोषी में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कवक शैवाल से भोजन प्राप्त करता है, शैवाल कवक से जल तथा पोषक तत्व वास स्थान प्राप्त करता है। मतलब एक दूसरे से दोनों लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो जिसके पास नहीं रहता वो लेन देन ऐसे चलता रहता है। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, यह वायुमंडल में नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधों को अनुकूल बनाते हैं, बदले में पौधे इन्हें आवास और पोषण उपलब्ध कराते हैं। जगदीश चंद्र बसु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्या बाबू? क्रेस्गो, क्या क्रेस्गोग्राफ का आविष्कार कौन किया था? जगदीश चंद्र बसु। वायरलेस संचार की इन्होंने खोज की थी, किसने? जगदीश चंद्र बसु ने। पेड़ की वृद्धि को मापते हैं, क्या? क्रेस्गोग्राफ जो होता है वो पेड़ की वृद्धि को मापते का काम करता है कि पेड़ की वृद्धि कितनी हुई है, कितना पुराना है या कितना जा सकता है। ठीक है, अध्याय 7 क्या है? हवा आधी तूफान।
तो वायु क्या है बाबू, हमारे चारों ओर क्या हुई है, फैली हुई है, ठीक है। और गतिशील हवा वायु कहलाती है। वायु क्या करती है बाबू, दाब डालती है। वायु के भार के कारण पृथ्वी पर जो दबाव पड़ती है उसे क्या कहलाते हैं, वायु दाब कहलाता है, ठीक है, वही वायु दाब कहलाता है। गर्म होने पर क्या होता है, वायु फैलती है, एक चीज जानना, ठीक है। ठंडा होने पर क्या होती है, सिकुड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है और उसे स्थान का वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ अन्य जगहों से ठंडा वायु आने लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हवा का वेग बढ़ने से वायुदाब क्या होता है, हवा का जब वेग बढ़ता है तो वायुदाब घटता है, ठीक है। वायुयान का उड़ना, जैसे ये घटना देखिए, तेज हवा में छप्पर का उड़ना, किसके कारण, हवा का जब वेग बढ़ता है तो वायुदाब क्या होता है, घट जाता है। अब आधी देखिए, काफ़ी तेज चलने वाली हवा को आधी कहते हैं, ये लोग पता है आप लोग को। चक्रवात क्या होता है, गर्म हवा जब क्या होती है, जब गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठने के साथ वायुदाब कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ की खाली जगह पर प्रबल हवा आने लगती है। प्रबल हवा आने से पुनः वायुदाब हो जाता है तथा अधिक तेज हवा चलने लगती है, ठीक है। इस तरह एक चक्रवात बनने लगता है, जिसकी पुनरावृत्ति अनेक बार होती है और चक्रवात उत्पन्न होता है, ठीक है। ये देखिए चक्रवात आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब चक्रवात जब स्थल की ओर बहती है, क्या स्थल की ओर बहती है मतलब क्या, तो तटीय क्षेत्रों में आंधी के साथ क्या होती है, बारिश होती है। लेकिन चक्रवात को उत्तरी अमेरिका में हरिकेन और पूर्वी एशिया में क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना, ठीक है। प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न आया था आपके। चक्रवात को उत्तरी अमेरिका में हरिकेन कहते हैं और पूर्वी एशिया में क्या कहते हैं बाबू, टाइफून कहते हैं, ठीक है। अध्याय 8 क्या है, जलवायु और अनुकूलन। जलवायु क्या है, ठीक है, किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उस इलाके का क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जैसे 2 महीना यहाँ पे क्या है, 3 महीने लगातार गर्मी होती रहे तो वो क्या हो जाएगा बाबू, वो जलवायु यहाँ की हो जाएगी, ठीक है, यहाँ की जलवायु हो जाएगी। और क्या है, भारत की जो जलवायु है उसमें उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। क्या है बाबू, उष्णकटिबंधीय है भारत की जलवायु। यहाँ की जलवायु गर्म और नम रहती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्या है, हमने ज्योग्राफी पढ़ाया था आपको बताया था क्या, जैसे ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारी हो गई पृथ्वी, तो ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। जब सूर्य की प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, यहीं पर पड़ती है, ठीक है। तो ये इलाका क्या है, केरल का इलाका लगभग पड़ जाता है, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय है। यहाँ पे हमारा भारत है, तो हमारा भारत कहाँ पे है बाबू, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी छोर में है, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। 4 ऋतुएं होती हैं, कौन सी, शीत ऋतु। क्या, शीत ऋतु, प्रश्न आ जाएगा कितने ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून पश्चात ऋतु। देखिए शीत ऋतु जनवरी से फरवरी, ग्रीष्म ऋतु जो होती है मार्च से मई, वर्षा ऋतु जनवरी से सितंबर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसको कहते हैं, और मानसून पश्चात ऋतु अक्टूबर से दिसंबर में होती है। नोट्स बहुत बढ़िया है, ठीक है, एक चीज़ जानना आप लोग, क्या नोट्स बहुत बढ़िया है, आप लोग पढ़ लेंगे तो गारंटी के साथ कह सकते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का। अगर आप लोग हम जुड़ना चाहते हैं किस पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग क्या सर्च करेंगे, ग्रो क्लासेस ऑफिशियल। क्या, ग्रो क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है, ये चैनल का ये टेलीग्राम चैनल है। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे मिलेगी बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह भी मिलता है, लेकिन वो पीडीएफ जो टाइपिस्ट बाबू चाहते हैं उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बातें होती हैं उनके हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है कि ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को इस नंबर पे क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। भारत की जलवायु पर 2 प्रकार की मानसून का प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी बाबू, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। उत्तरी पूर्वी मानसून शीत मानसून में होता है, यहाँ अक्टूबर से मार्च होता है, ठीक है। और दक्षिणी
पश्चिमी मानसून क्या होता है मार्च से सितंबर, ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका, ठीक है, ये इलाका और ये इलाका, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून ये हो गया और दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये हो गया, ठीक है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून पहले केरल राज्य से टकराती है। कहाँ से बाबू? पहले केरल से। यहाँ हमारा केरल राज्य है, ठीक है, तो पहले केरल राज्य से टकराती है, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ध्रुवीय भालू क्या होता है? प्रश्न आ जाता है, ये बिहार एससीईआरटी में आपके दिया हुआ है तो आ सकता है एग्जाम में। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट वाले क्षेत्र में मिलता है, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। देखिए ये भालू है, ठीक है, बहुत प्यारा सा भालू दिख रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं मूवियों में। इसके शरीर पर बालों की मोटी परत होती है। इसकी त्वचा में के नीचे क्या होती है? वसा की एक परत पाई जाती है। सूंघने की शक्ति इसमें तेज होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान कितना होता है? -37 डिग्री सेल्सियस रहता है ध्रुवीय प्रदेशों में। ध्रुवीय प्रदेशों में 6 माह तक रात और 6 माह तक दिन होता है। इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, ठीक है। इसके नाखून मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं, जो बर्फ में क्या होते हैं? चलने में सहायक होता है। तो ये बर्फीले ध्रुवीय भालू कहाँ? जहाँ पे बर्फ पाया जाता है वहाँ पे ध्रुवीय भालू पाई जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला जीव कौन सा है? कस्तूरी मृग, पेंगुइन और ध्रुवीय भालू। पेंगुइन क्या है? यह ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या? पेंगुइन। यही पेंगुइन होता है, आप लोगों ने वॉलपेपर देखा होगा फ़ोन में, ठीक है। मोटी चमड़ी होती है, यह तैर भी सकता है पानी में, ये पेंगुइन होता है। आपके बिहार एससीईआरटी में दिया हुआ हनुमाना बंदर दिया था, ठीक है, तो हम ले आए। हम कहें हो सकता है कि प्रश्न में आ जाए, तो आप लोग कहेंगे सर एससीईआरटी का था, आप लोगों ने करवाया नहीं, ठीक है। भारतीय बंदरों में सबसे अधिक पाया जाता है क्या? हनुमाना बंदर। वर्षा वन में रह सकता है क्या? वर्षा वन में। कन्याकुमारी से हिमालय के फुटहिल्स तक और राजस्थान में पाया जाता है। यह क्या करते हैं? टोलियों में रहते हैं। इतना हनुमाना बंदर के बारे में दिया हुआ था। उष्णकटिबंधीय जीव क्या होते हैं? एशियाई हाथी, हनुमान लंगूर, ये सब उष्णकटिबंधीय जीव हैं। अध्याय 9 गंदे जल का निपटारा। गंदे जल का निपटारा आपके अध्याय 9 दिया हुआ है, ठीक है। अपशिष्ट जल क्या होता है? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो कई स्थानों से नालियों में जाता है, अपशिष्ट जल कहलाता है। इसमें घुले हुए निलंबित कण होते हैं। जो क्या होता है? काले भूरे रंग का जल और कई स्थानों से नालियों में जाता है, ठीक है। ये अपशिष्ट जल होते हैं, जो झाग वगैरह द्वारा जो गंदे पानी वाले नल होते हैं वो अपशिष्ट जल होते हैं। वहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित कण, ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृत्यु जीवे, रोगवाहक जीवाणु, अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, वो वहित मल होता है। कार्बनिक अशुद्धियाँ किसमें होती हैं? मानव मलमूत्र, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, फल और सब्जी का कचरा, ये इसमें कार्बनिक अशुद्धियाँ, ठीक है। अकार्बनिक अशुद्धियाँ नाइट्रेट, फास्फेट धातु। अब देखिए जीवाणु हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, ठीक है। जीवाणु से कौन सा होता है? हैजा होता है और टाइफाइड होता है। और अन्य सूक्ष्मजीव से क्या होता है? पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, ठीक है। और देखिए प्रश्न क्या बनता है, हमने आपको पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2005 से 15 तक की अवधि को ये चीज़ें रखी गई थी, ठीक है। जीवन के लिए जल का अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। जीवन के लिए क्या? जल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये चीज़ जानना। मानव मल की वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे होता नहीं कि मानव मल से जो निपटारा कैसे किया जाए, ठीक है, ये बुक में दिया हुआ था। सेप्टिक टैंक द्वारा, मोबाइल शौचालय द्वारा, जैसे गाड़ी द्वारा चलती हुई शौचालय जो चलती रहती हैं, कंपोस्टिंग पीट द्वारा। इन शौचालयों से मलबंद नालियां होते हुए बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। बायोगैस का उपयोग भोजन बनाने में और रोशनी करने में। प्रश्न आ सकता है कि बायोगैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भोजन बनाने में और रोशनी करने में इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए बाबू? आगे चलते हैं। अब ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? हमने बताया, क्या बताया बाबू, कि आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पे 9205045378 इस नंबर पे क्या करेंगे? मैसेज करेंगे। आपको 10 रुपीज़ में क्या करेंगे? एक पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। ये कौन देगा? ये नंबर किसका है? टाइपिस्ट बाबू का है। आपकी इच्छा हो तो लीजिए। वैसे तो मैं तो कहूँगा अगर आप लोग नोट्स बना पाइए तो बेहतरीन नोट्स अपने हाथों से तैयार कीजिए, क्योंकि आपके हाथों का हैंड रिटन नोट्स जो रहेगा बहुत क्लियर रहेगा, ठीक है। अब इसमें भी इस हिसाब से क्लियर ही है कहीं ना कहीं, ठीक है, नोट्स क्लियर ही है। जितना भी बहुत छाट कर लेके आया गया है, आप अगर बुक्स पढ़ेंगे, किसकी बुक्स पढ़ेंगे बाबू?
सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, पहले तो फिर बताता हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली क्लासेस बिहार SCRT के लिए ही सारी हैं, ठीक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हैं। जैसे आपका क्या है, आपका जो ये बुक है किसका, विज्ञान का कक्षा 7 का, ठीक है। अगर ये बुक आप लेकर, ये बुक अगर आप पढ़ते हैं, मतलब घर लाकर खरीद कर बिहार SCRT का, तो कम से कम 1-1.5 हफ्ते का समय लगेगा। आप बस 1 घंटे में क्या है, अगर आप 2-4 बार पढ़ लेंगे, हमें नहीं लगता कि बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इतना बढ़िया नोट्स ये रेडी करवाया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दिए कि आप लोगों को ये नोट्स कैसे मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। नेक्स्ट क्लासेस आपकी कौन सी आने वाली है, नेक्स्ट क्लासेस आपकी आने वाली है किसकी, देखिए SCRT की ही आएगी। मिला जुला के 1 हफ्ते में आपका सिलेबस खत्म कर देंगे GS का। नोट्स लेने के लिए आप लोगों को बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।